बफर सॉल्यूशंस एंड देयर एप्लीकेशन। बफर मैंने आपको बताया बेसिकली मिक्सचर होता है दो चीज़ों का। ये या तो इसमें एसिड और उसका सॉल्ट हो सकता है या बेस और उसका सॉल्ट। इसकी तफसील हम बाद में जाएंगे इसकी कंपोजिशन पे। फिलहाल ये याद रखें कि बफर एक ऐसी चीज़ है, बफर एक ऐसा मिक्सचर है, बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जो अगर हम किसी भी सोल्यूशन में ऐड कर लें तो ये उसके पीएच को मेंटेन रखता है, उसके पीएच को चेंज नहीं होने देता। ये तो इसकी जनरल सी एक बात होगी कि अगर किसी सोल्यूशन में हम बफर ऐड कर दें, बफर सोल्यूशन ऐड कर दें, तो उसकी वजह से उसका पीएच मेंटेन रहता है, उसका पीएच चेंज नहीं होता। अगर उसमें कोई थोड़ा सा अमाउंट किसी एसिड या बेस का ऐड हो भी जाए तो उसका पीएच फिर भी चेंज नहीं होता। अदरवाइज आपको पता है कि अगर कोई मामूली सी क्वांटिटी में भी कोई एसिड या बेस किसी चीज़ में ऐड हो जाए, ठीक है, जैसे उसकी कंटेनर की कंटेमिनेशन हो सकती है, या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर होता है तो ये भी एक एसिड है, ये अगर किसी सोल्यूशन में ऐड हो जाए तो उसका पीएच चेंज होता है। और जब पीएच चेंज होती है तो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसलिए कुछ सोल्यूशंस को उनका पीएच मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसमें एक दो मिसालें दूंगा। आमतौर पर जो लिक्विड फॉर्म में बल्कि सस्पेंशन फॉर्म में जो मेडिसिन होती हैं उनको बफर करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर उनका पीएच चेंज हो जाए तो उनका जो है उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उनकी इफेक्टिवनेस चेंज होती है और वो काम नहीं करती। इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस का पीएच मेंटेन करने के लिए उनके अंदर बफर भी ऐड किया जाता है, जो सस्पेंशन की फॉर्म में होती है मेडिसिन आमतौर पर, या सोल्यूशन की फॉर्म में होती है। ओके, इसी तरह फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ग्रोथ जब की जाती है, बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है, और कई सारे इसके एक तो रिसर्च पर्पस के लिए बैक्टीरिया कल्चर किए जाते हैं। कल्चर करने का मतलब होता है बैक्टीरिया को ग्रो करना। किसी ऐसे मीडियम पे बड़ी मिकदार में जब हमें बैक्टीरिया चाहिए हों या उनकी कोई कॉलोनी बनानी हो ताकि हमें वो नज़र आ जाए, हम उनको आइडेंटिफाई करें, तो उस सूरत में हम जो बैक्टीरिया होता है उनको हम कल्चर करते हैं। ठीक है जी। ग्रुप बी में हूँ, रेहान अली, ग्रुप बी। जी बेटा, कोई मसला नहीं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ आज। कोई मसला हुआ तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ग्रुप बी ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास आपकी यही है। ओके, मैं आपको बता रहा था कि बैक्टीरिया हम कल्चर करते हैं कई सारे मकासद के लिए। जैसे इसमें एक मकसद है बैक्टीरिया को कल्चर करने का। कल्चर करने का मतलब होता है ग्रो करना, उनको किसी मीडियम पे, किसी खाने पीने की कोई ऐसी चीज़, ऐसी कंडीशन हम एस्टेब्लिश करते हैं कि वो ग्रो होते हैं, बड़ी तेज़ी से बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। अगर हमें वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होंगे, चाहे वो हमने कोई मेडिकेशन के लिए बनाने हों, चाहे वो कोई रिसर्च पर्पस के लिए हों, या टेस्ट के लिए। जैसे आपने कल्चर टेस्ट का नाम सुना है, इंसान के ब्लड में या स्टूल में या उसके यूरिन में बैक्टीरिया को चेक करने के लिए, खास किस्म का बैक्टीरिया इसमें है या नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शन जिससे साबित होती है। तो वो बैक्टीरिया जाती बात इतने बारीक होते हैं, हमें तो नजर नहीं आते। तो हम सैंपल लेकर उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। जब बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो वो कॉलोनीज की फॉर्म में ग्रो होते हैं। जब उनकी बड़ी कॉलोनी बनती है तो उससे वो रिकॉग्नाइज होते हैं, हम उनको पहचान लेते हैं उनके कलर से, कॉलोनी से, कॉलोनी के साइज से। ठीक है, और भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं उनको। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स होती है बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। मुख्तलिफ ज़रूरतें होती हैं, टेक्निक्स नहीं बल्कि मुख्तलिफ ज़रूरतें होती हैं, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आमतौर पर जब हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन जिसपे वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, चाहे हम उसको स्टार्च देते हैं, जो भी उसको फूड चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, तो उस सोल्यूशन को पीएच मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर पीएच मामूली सा भी चेंज हो जाए तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो लिहाजा ऐसे सोल्यूशन को हम बफर कर देते हैं, उसमें हम कोई बफर डाल देते हैं ताकि उसका पीएच चेंज ना हो। उसकी क्या रीज़न है? बैक्टीरिया, खासतौर पे जो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते होते हैं। अब एक सोल्यूशन में अगर बैक्टीरिया मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है तो इसका मतलब वो एसिड ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड में तब्दील होता है, और जब एसिड ऐड हो जाएगा तो पीएच यकीनन ड्रॉप हो जाएगी। पीएच ड्रॉप हो जाएगी तो बैक्टीरिया ग्रो करना बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसे सोल्यूशन में हम पहले से कोई बफर डाल देते हैं ताकि उसकी पीएच मेंटेन रहे और वो बैक्टीरिया ग्रो करना जारी रखें। इसी तरह ह्यूमन ब्लड है, ठीक है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये आगे मैं आपको बता दूंगा, किसी उसमें आ जाएगा, मेरे ख्याल में किसी स्लाइड में आएगा। अगर मैं देखता हूँ अगर कहीं पर इसने दिया हो तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसने बताया, ये एप्लीकेशन ऑफ बफर में। ठीक है, ये मैं ज़िम्नन जरा शुरू में ले आया हूँ, शायद अगले पेज पे हो जो मैं ह्यूमन ब्लड की बात करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं है, बस खत्म है। ओके, ये बता रहा है कि रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन अभी बहरहाल कोई इशू नहीं, अगर बंद हो जाए तो हम दोबारा इसी लिंक के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, चलिए ह्यूमन ब्लड की मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ब्लड में दो तरह के बफर होते हैं, अल्लाह ताला ने रखे हुए। और आपको पता है कि हमारी जो पीएच होती है 7 के करीब होती है। और ये याद रखें, अगर मामूली सी चेंज हो जाए, नीचे आ जाए या ऊपर जाए,
तो इंसान की डेथ हो सकती है। जबकि आपको पता है कि ब्लड में मुसलसल हमारी फूड मटीरियल मुख्तलिफ एंटर होते हैं, जो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीएच को मेंटेन रखने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें दो बफर रखे हुए होते हैं। एक को हम प्रोटीन बफर कहते हैं, जिसकी तफसील अगर आप किसी लेवल पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो तफसील आपको पता चल जाएगी प्रोटीन बफर क्या होते हैं। और दूसरा बफर इसमें होता है जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट बफर या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बफर। ये क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों हमारे इसमें होते हैं ब्लड में, ठीक है, सोडियम की फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम की फॉर्म में होते हैं, तो वो भी हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। तो इस तरह से ब्लड की पीएच जो उसमें स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड या बेस एंटर हो जाए, या खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट के वक्त इंसान के ब्लड के साथ मिक्स हो जाए कोई चीज़, एक्सीडेंट में उसका कोई इंजरी हो गई, ब्लड में कोई चीज़ मिक्स हो गई जो एसिडिक या बेसिक हो, तो अगर तो उसमें पीएच चेंज हो जाए ब्लड का, बिल्कुल माइनर चेंज भी अगर आ जाए तो दैट कैन लीड टू डेथ। तो अल्लाह ताला ने इसको सेफ रखने के लिए ये बफर इसमें रखे हुए। ओके, अब बफर के जो हैं दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एसिडिक बफर, एक को कहते हैं बेसिक बफर, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ बफर में भी आएगा और इसमें इसकी कंपोजिशन भी आ जाएगी। हम कोई वीक एसिड अगर उसका सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसको जरा समझ लें, जैसे वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड आपस में अगर रिएक्ट करें तो सोडियम स्टेट सॉल्ट बनता है। तो ये इस वीक एसिड का सॉल्ट हो गया विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक एग्जांपल होगी, ठीक है। बाय मिक्सिंग वीक एसिड विद अ सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे सोल्यूशन को हम एसिडिक बफर कहते हैं, ठीक है। चैट को एक दो आए मैं देखता हूँ क्या बच्चे पूछ रहे हैं। ओ, चैट मैंने खोला तो बंद हो गया। जी बेटा, जिसने रेज हैंड किया वो जरा चैट में लिख दें क्या लिखना चाहते हैं। मैं चैट देख लेता हूँ बच्चों ने क्या लिख लिया। सर व्हाट इज द मेंटेन्ड पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, बेटा ये 7 के करीब होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है, ठीक है। आप उसको सर्च भी कर लें, ये किताब पे शायद आपकी लिखी होगी, 7 के राउंड अबाउट होती है, थोड़ा सा बेसिक साइड पे होती है, शायद 7.4 होती है, इस तरह कुछ। जी बेटा, मेरी आवाज़ का इशू नहीं है, आपकी ये सही दलील लिख रहा है, आवाज़ ख़राब है, आपकी कनेक्टिविटी का कोई इशू होगा, मतलब मेरे पास इंतजाम आते हैं बहुत अच्छे हैं और आवाज़ मेरी ठीक है। ओके, अच्छा जी, किसी और ने अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ। ओके, मीटिंग बंद हो जाए तो आपने फ़ौरन दोबारा शुरू होना है। मीटिंग टाइम इस वक्त मेरा इसमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्या रीज़न है। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है जिसको तकरीबन 34 मिनट हो गए, ठीक, अभी 6 मिनट है। ओके, अच्छा जी, पहला मैंने आपको बताया जी एक ऐसा बफर जिसको हम एसिडिक बफर कहेंगे, उसमें क्या होगा, वीक एसिड होगा और उसी एसिड का सॉल्ट विद सम स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल आपने इसने इधर ही दी हुई है, CH3COH प्लस CH3COONA, सोडियम स्टेट और एसिटिक एसिड। सोडियम स्टेट एक सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड इसमें एसिटिक एसिड, और इसके अलावा हम वीक एसिड लेते हैं। जब इन दो चीज़ों को हम सर रिपीट करेंगे, जी बेटा मैं साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ। इसमें जो है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिड, तो ये एक एसिडिक बफर बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक वीक एसिड है और उसी एसिड का सॉल्ट है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यकीनन ये एक एसिडिक बफर कहलाता है, लिहाजा इसकी पीएच 7 से नीचे होगी। और हम अपनी मर्जी से किसी भी पीएच का बफर बना सकते हैं, ये भी हम आके देख लेंगे कि हम अगर किसी खास पीएच का फादर में कहता हूँ जी हमने 4.3 पीएच का बफर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, उसमें एसिड कितना लेंगे, सॉल्ट कितना लेंगे, ताकि उसकी जो पीएच वो 4.3 हो, और वो जिस सोल्यूशन में हम डालेंगे वो उसकी पीएच 4.3 रखेगा, आगे पीछे उसकी पीएच नहीं होने देगा। इस तरह एक बेसिक बफर होता है। अब बेसिक बफर में वीक एसिड की बजाय वीक बेस होती है और उसका सॉल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो इसने एग्जांपल दी है इधर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl के साथ इसने इसका सॉल्ट बनाया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस ले ली और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड ले लिया। ये जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये सब बफर एक बेसिक बफर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वीक बेस है। अब आपने याद रखना है, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक बफर हो गया जिसकी pH 7 से नीचे होगी। वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड,
ये एक बेसिक बफर हो गया, तो इसकी pH 7 से ऊपर होगी और हम अपनी मर्जी का कोई भी बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। यहां तक अगर क्लियर है टाइप्स और कंपोजिशन ऑफ बफर, तो हैंड रेज कर लें। ठीक है जी, माशाल्लाह समझ आ रही है बच्चों को। अच्छा जी, इसके बाद इसका अगला टॉपिक है बफर एक्शन। ये बफर काम कैसे करता है, जिसको हम बफर एक्शन कहते हैं, कि ऐसी क्या खूबी है इसमें कि हमने ये सोल्यूशन जब डाल दिए किसी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी और सोल्यूशन के अंदर, तो उसकी पीएच मेंटेन करता है, चाहे उसमें कोई थोड़ी अमाउंट में हम एसिड ऐड कर लें, बेस ऐड कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी स्टेट बफर की, ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो जी, अगर सरफराज हैंड रेज कर रहा है, अगर कोई चीज पूछनी है तो फिर चैट में लिख लें, अदरवाइज हैंड डाउन कर दें। ओके, मिसाल के तौर पर हमारे पास बफर है जिसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट है, एक एसिडिक बफर है ये, ठीक है। और अब एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, वो हमें बताता है कि ये बफर कैसे काम करते हैं, बफर वर्क कैसे करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट जरा पहले सुन लें थोड़ा सा, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस तरह है कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है और उसमें हम एक और सोल्यूशन मिक्स करते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन जिसका पहले सोल्यूशन के साथ एक आयन कॉमन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसमें मैं खोलता हूँ कोई चीज ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। बस 1 मिनट आप वेट कर लीजिएगा, मीटिंग बंद होती तो हम दोबारा एंटर हो जाएंगे। जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। आपको पता है कि इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, मैंने इसमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है दरमियान में, ताकि आपको समझ सही आ जाए, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। दो मिनट अभी हमारे पास है, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सोडियम क्लोराइड जब ये आयोनाइज होगा, ओके, मीटिंग हमारी शायद बंद हो गई है। ये शेयरिंग क्यों इसने बंद कर दी है, मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। जी बेटा, सोडियम क्लोराइड को जब हम आयोनाइज करेंगे तो ये सोडियम आयन बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव बनेगा, और इसके अलावा इसमें क्लोराइड नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, ये क्लोराइड नेगेटिव हो गया और ये सोडियम पॉजिटिव हो गया। ओके, अब ये हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें सोडियम आयन भी एक्वस फॉर्म में होंगे, क्लोराइड आयन भी एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऐड कर लें एक और सोल्यूशन, मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करता हूँ, HCl, ठीक है, ये आयोनाइज होगा, ठीक है जी। जब ये आयोनाइज होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा हमें, और इसके अलावा हमें एक क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, ये क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बड़ा आराम से आपको समझा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसके उसमें कोई मसला नहीं, बेशक टाइम लग जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, ठीक है जी। ओके, ये क्लोराइड आयन बन गया और हाइड्रोजन आयन बन गया। ओके, अब देखें इन दोनों सॉल्यूशंस में एक आयन कॉमन है, और वो कौन सा आयन कॉमन है जी, एक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और इन दोनों सॉल्यूशन में आप देखें एक आयन कॉमन है, क्लोराइड आयन इन दोनों के अंदर है। अब क्या होगा, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जाहिर जब मिक्सचर हो, अब क्लोराइड आयन तो दोनों के एक जैसे हैं,
दोनों रिएक्शन समझते हैं यस सर। क्लोराइड आयन हमारे, ठीक है। दोनों यस रिएक्शन सर। का ये ख्याल है कि ये जो दोनों मिक्सचर हैं इसमें दोनों जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये दोनों समझते हैं कि ये क्लोराइड आयन सारे मेरे हैं, ठीक है। इससे इसका आप देखें रिवर्सिबल रिएक्शन पे इम्पैक्ट होगा। जाहिर सी बात है अगर राइट साइड पे कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो रिएक्शन लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे HCl और NaCl में सोडियम क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब है कि ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जब रिएक्शन चलेगा तो आयन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। ये इसको मैं दोबारा फिर समझाता हूँ एक दफा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। ये कॉमन आयन इफेक्ट आपके सिलेबस में है सेकंड ईयर में, लेकिन इस वक्त इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। जी, कॉमन आयन इफेक्ट ये कि हमारे पास दो ऐसे सोल्यूशन हैं जिनको हमने आपस में मिक्स किया हुआ, जिनका एक आयन कॉमन है। जैसे ये दो सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जी, इन दोनों में क्लोराइड आयन कॉमन है। क्लोराइड आयन कॉमन होने की वजह से क्या होता है कि ये इसका इम्पैक्ट ये होता है कि क्लोराइड सोडियम के साथ भी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि सोडियम क्लोराइड में तब्दील हो जाए, क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि HCl में तब्दील हो जाए। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो दोनों में से वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उस पर इसका असर ज्यादा होता है, बल्कि होता ही उसी के ऊपर असर है। तो इन दोनों में सोडियम क्लोराइड और HCl में वीक सोडियम क्लोराइड है, लिहाजा क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड वाला रिएक्शन जो होगा ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जितना आप ज्यादा HCl डालते जाएंगे उतना सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनता जाएगा जब तक सोडियम आयन मौजूद है, ठीक है। और यही तरीका हम इख्तियार करते हैं कमर्शियल सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई करने के लिए। इसकी क्रिस्टलाइजेशन हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी सेम है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी जो है उस पर जो है यही मेथड अप्लाई करना पड़ता है, कॉमन इफेक्ट। हम HCl गैस पास करते रहते हैं, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में। तो जो कॉमन आयन क्लोराइड का इफेक्ट होता है, इसका सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ये कम कर देता है, सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड में तब्दील होता है, ठीक है जी। ये एक जनरल सी जरा बात मैंने आपके साथ करनी थी कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। अब इधर आ जाए, हमारे पास अब बफर है, ठीक है, जिसमें एसिटिक एसिड है और सोडियम एस्टेट है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड होता है, जब ये वाटर में चूंकि सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, तो ये दो आयंस की फॉर्म में होगा, जो ये पहला रिएक्शन इसने दिया हुआ, एस्टेट आयन होगा और हाइड्रोनियम आयन होगा। और जो सोडियम एस्टेट है ये भी आयंस की फॉर्म में होगा, क्योंकि ये भी सॉल्ट है, इसमें भी एस्टेट आयन बनेगा और सोडियम आयन बनेगा। अब देख लें इन दोनों में कॉमन आयन जनरेट हो गया, और वो कौन सा आयन है, एस्टेट आयन। अब हमें पता है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि सॉल्ट तो होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंपैरेटिवली। लिहाजा क्या होगा, एसिटिक एसिड की जो आयनाइजेशन होगी वो सप्रेस होगी। ये तो पहले बेचारा वीक था, 1000 में से कोई 4 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे थे, जो ही इसमें सोडियम एस्टेट डल गया तो इसकी आयनाइजेशन और सप्रेस हो गई। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट सारा इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो नतीजा ये निकलेगा, जो मिक्सचर है इसमें एसिटिक एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, जबकि सोडियम एस्टेट सारा आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम जो सोडियम एस्टेट है, ये जो जो एस्टेट आयन बनाता जाता है वो हाइड्रोनियम इनके साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड में तब्दील होते जाते हैं। लिहाजा सोडियम एस्टेट का जो रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा, और एसिटिक एसिड का रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, जब तक ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। लिहाजा हमारे पास इसका मतलब ये एक रिजर्वायर बन गया है जिसमें एसिटिक एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, और स्टेट बफर है, इसमें दो चीजें हैं, एसिटिक एसिड है और सोडियम एस्टेट है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में अगर पॉइंटर नजर आ रहा है मेरा, बताएं जरा, ये जो मैं पॉइंटर हिला रहा हूँ, हैंड रेज कर लें अगर पॉइंटर आपको नजर आ रहा है। जी, ठीक हो गया। ये आप देख लें, एक तो एसिटिक एसिड है, ठीक है, और दूसरा सोडियम एस्टेट है, ठीक है जी। ये दो चीजें मिलाकर हमने एक बेसिक बफर बना दिया, जिसमें एक वीक एसिड है और सॉल्ट इसी एसिड का है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब डेफिनेटली ये जब सोल्यूशन फॉर्म में होंगे तो ये दो रिएक्शन इसने नीचे दिखा दिए हैं। एक एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आयोनाइज होगा, एस्टेट आयन बनेंगे और हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, ठीक है। सोडियम एस्टेट जब इसमें डिजॉल्व होगा वाटर में, सोल्यूशन में जब आप डालेंगे, तो इसके भी एस्टेट आयन बनेंगे और सोडियम आयन बनेंगे। और इन दोनों का आप देखिए कॉमन आयन है, ये एस्टेट आयन और एस्टेट आयन दोनों में कॉमन है, ठीक है। लिहाजा इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये जो निस्बतन इन दो में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, एसिटिक एसिड है,
ठीक है जी। इसकी जो है वो सप्रेस हो जाएगी आयोनाइजेशन, और इसका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। जितना स्टेट आयन यूज होगा उतना सोडियम स्टेट मजीद आयोनाइज होगा। इसका मतलब सोडियम स्टेट कंप्लीटली आयोनाइज होगा, ये आयोनाइज फॉर्म में होगा, जबकि सोडियम एसिटिक एसिड जो है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। इसके अलावा हमारे पास एक इस सोल्यूशन में दो चीजों का रिजर्वायर है, दो चीजों का स्टोर है। इसमें अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड होता है और आयोनाइज्ड फॉर्म में सोडियम स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम स्टेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसका जो शिफ्ट होगा वो राइट साइड की तरफ होगा, प्रोडक्ट्स की तरफ होगा, ये आयंस की फॉर्म में होगा। जबकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका शिफ्ट लेफ्ट साइड यानी रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये लिहाजा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। इसके अलावा हमारे पास इस मिक्सचर में दो चीजें हैं, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड है और आयोनाइज्ड सोडियम स्टेट है। यहां तक अगर क्लियर है तो बता दें, हैंड रेज कर लें। जी ठीक हो गया जी। और अगर किसी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट कर लूं तो बता दें, वो मुझे चैट में बता दें। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं, अब बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये इस सॉल्यूशन के अंदर हम कुछ ड्रॉप्स HCl के डाल देंगे। ठीक है, ये जो आपकी इसमें ये लिख रहा है कि हम सपोज करते हैं कि हम कुछ ड्रॉप्स HCl के डाल देते हैं। अब आपको पता है HCl तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एकदम आयोनाइज हो जाएगा। और किस किस आयन में ये तब्दील हो जाएगा, नीचे रिएक्शन बताया हुआ कि HCl जब आयोनाइज होगा इससे हाइड्रोजन आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। अब इसका कॉमन आयन इफेक्ट किसके साथ एस्टेब्लिश हो गया, ये जो स्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन है ऊपर जो हमारे पास एक रिएक्शन, क्योंकि इस सोल्यूशन में स्टेट आयन भी है। ठीक है, और जूं जूं ये हाइड्रोजन आयन बनाता जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन इस स्टेट आयन के साथ रिएक्ट करके किस में तब्दील हो जाएंगे, एसिटिक एसिड में तब्दील हो जाएंगे। यानी ये वाला रिएक्शन जो है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक ही बात है। ठीक है, यही वाला रिएक्शन इसने यहाँ पर दोबारा लिख लिया है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर गिव्स स्टेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये रिएक्शन इसने यहाँ पर दोबारा लिख लिया, एसिटिक एसिड गिव्स स्टेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। इसमें जब आपने HCl डाल दिया, इसने हाइड्रोजन आयन बनाया और क्लोराइड आयन बना दिया। देख लें, फिर कॉमन आयन इफेक्ट एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आयन दोनों में कॉमन है। अब स्टेट आयन तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सोडियम स्टेट भी हमें स्टेट आयन दे रहा है। ठीक है, लिहाजा ये क्या करेगा, ये स्टेट आयन इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके किसमें तब्दील हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। इस तरह से एक जो स्ट्रॉन्ग HCl था ये वीक एसिटिक एसिड में तब्दील हो गया, और वो भी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। यानी जो हाइड्रोजन आयन ये दे रहा था, वो हाइड्रोजन आयन कौन खा रहा है, वो स्टेट आयन खा रहा है, और उसको एसिटिक एसिड में तब्दील हो रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने कुछ कतरे डाल दिए वो वीक एसिटिक एसिड में तब्दील हो गए, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक इस सॉल्यूशन में स्टेट आयन है। स्टेट आयन खत्म नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने सोडियम स्टेट डाला, ताकि स्टेट आयन ये देता रहेगा। जितने स्टेट आयन यूज होते जाएंगे उतना ये और देता रहेगा। ठीक है, लिहाजा तब तक HCl के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इसमें स्टेट आयन है। नतीजा ये निकला कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसमें pH चेंज करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि मामूली सा HCl अगर आप ऐड कर दें एक ऐसे सोल्यूशन में जिसकी pH 7 है, तो वो एकदम 3 पे आ जाती है, 3 पे आती है, 2 पे आती है। लेकिन इस बफर की वजह से क्या हुआ कि इसने जूं ये हाइड्रोजन आयन देता है, वो स्टेट आयन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड में तब्दील हो रहे हैं। एसिटिक एसिड वैसे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, वीक एसिटिक एसिड है। इस तरह एक स्ट्रॉन्ग जो HCl है ये वीक एसिटिक एसिड में तब्दील हो गया, और सोल्यूशन का बफर चेंज होने से बच गया, सॉरी pH चेंज होने से बच गया। ठीक है जी, यहां तक अगर क्लियर है तो बता दें, हैंड रेज कर लें। जी ठीक हो गया जी। इसके बाद हम आते हैं कि अब अगर इस सोल्यूशन में हम एसिड की बजाय बेस ऐड कर लें, क्योंकि यही दो चीजें हमने बतानी कि एसिड ऐड करने से क्या होगा और बेस ऐड करने से क्या होगा। ठीक है, ओके। इसी बफर सोल्यूशन में अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, कोई फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डाल दें, ठीक है, अब देखें जरा क्या होगा। फिर हमारे पास एक रिएक्शन वही है, स्टेट आयन जो एसिटिक एसिड है ये बहुत ही वीक फॉर्म में है, इसका स्टेट आयन के साथ इक्विलिब्रियम है। स्टेट आयन किसने दिए हुए, सोडियम स्टेट ने, जबकि एसिटिक एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाल दिया, इसने सोडियम आयन बनाया और हाइड्रोक्साइड आयन बनाया। अब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, हाइड्रोजन आयन के साथ ये रिएक्ट करेगा, किस में तब्दील हो जाएगा जी, वाटर में तब्दील हो जाएगा। जितने हाइड्रोजन आयन यूज होंगे उतना स्टेट आयन जो है वो आयोनाइज होगा। इसका मतलब जब तक एसिटिक एसिड इसमें मौजूद है, ठीक है, तब तक आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे, वो उसके हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर में तब्दील होंगे। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में तब्दील हो रहा था, जबकि बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से pH चेंज होनी चाहिए थी, वो एसिड के हाइड्रोजन आयन के साथ,
क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है। लेकिन जो जो हाइड्रोजन यूज होते जाएंगे ये और आयोनाइज होता जाएगा एसिटिक एसिड। नतीजा ये निकलेगा कि ये जो सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा था वो वाटर में तब्दील होते जाएंगे, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक एसिटिक एसिड मौजूद है, ठीक है। नतीजा ये निकलेगा कि इस सोल्यूशन की जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से जो इसकी पीएच बढ़ जानी चाहिए थी वो नहीं बढ़ेगी। और ये भी याद रखें, मामूली सा सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करते हैं किसी सोल्यूशन में, अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी पीएच एकदम 12 तक चली जाती है, ठीक है। तो ये बफर की मौजूदगी की वजह से अगर उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड हो भी गया, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कल्चर बैक्टीरिया जब हम कल्चर करते हैं तो वो मुसलसल एसिड ऐड हो रहा होता है, ठीक है। या इसी तरह अगर हम लेबोरेटरी में कुछ सोल्यूशन बनाते हैं, इधर मेरी बात सुन लें अच्छी तरह से, पेज पे लिख लें बेटा, ये लिखा हुआ तो सारा कुछ इसमें है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है। ओके, इसमें जो है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जिस वक्त हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, जी बेटा मैं देखता हूँ कि मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको क्लियर ही हो जाए, अदरवाइज ये लिखा हुआ तो सारा कुछ है इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं लिख नहीं सकता। हम तो जब आमतौर पे बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे थे तो हम सिर्फ रिएक्शन लिख रहे होते, बाकी तो हम ज़बानी बता रहे होते, ठीक है। वो ज़बानी में अब भी बता रहा हूँ और रिएक्शन लिखे में, और साथ साथ मैं ये पॉइंटर शो कर रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, अब इसमें होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया जिस वक्त हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, ठीक है, उसमें वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि उसमें मुसलसल वो एसिड बन रहा है, लेकिन एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है उसमें अगर हमने बफर डाला तो स्टेट के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड में तब्दील होगा, इसलिए उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। इसी तरह लेबोरेटरी में हम कुछ सोल्यूशन बनाते हैं, जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उनको हम, जो महंगे सोल्यूशन होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं, उनको हम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। या जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो होते हैं मेडिसिन सोल्यूशन फॉर्म में होती हैं, सस्पेंशन फॉर्म में होती है, वो भी शीशे की बोतल में हम स्टोर करते हैं। और ये शीशा याद रखें इसका मटेरियल बेसिक होता है। ये वक्त गुजरने के साथ साथ अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें केमिकल ऐड करके रखने हैं, जमा करके रखने हैं, तो लॉन्ग टर्म के साथ काफ़ी वक्त गुजरने के साथ इसमें बेस ऐड होती रहती है, जिससे पीएच अगर चेंज हो जाए तो वो सोल्यूशन खत्म हो जाएगा।